हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट टेंस होता क्या है और इसके कितने रूप होते हैं, और साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पहले तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? जिससे मतलब कोई भी कार्य जो बीत चुका है वह पास्ट टेंस में होगा। ठीक है। अब कार्य के बीतने के अनुसार ये चार रूप, इनके चार प्रकार होते हैं। जैसे एक इंडेफिनिट, जिनके वाक्य में ता ती ते आता है, यानी कि कोई भी कार्य जो पास्ट में यानी कि भूतकाल में कब से शुरू हुआ था, कब तक हुआ था, उसका पता नहीं रहता, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है कि कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कि कोई भी कार्य जो भूतकाल में हो रहा था, कब तक हुआ उसका भी पता नहीं रहता है, मतलब चल रहा था, तो हम उसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य जो भूतकाल में पूरा हो चुका था, उसको हम परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। अब चौथा है जैसे कोई भी कार्य जो भूतकाल में हो रहा था और उस कुछ समय से, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे, सोमवार मंगलवार, कुछ समय से इसमें मतलब टाइम दिया रहता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। पास्ट टेंस का जैसे कोई भी कार्य जो कब से शुरू हुआ, कब तक चला, उसका पता नहीं रहता। तो इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ती थी, ते थे, ता था, आ, ए, ई, यानी ये मात्रा के रूप में आते हैं, तो हम तो इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, और इसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बीत चुका होता है यह कार्य। ठीक है। अब जैसे इसकी वाक्य संरचना क्या होगी कि पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब आएगी उसका सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी कि आई, उसके बाद फिर आई मतलब सब्जेक्ट हमारा हो गया ये, उसके बाद फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब राइट का मतलब लिखना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, राइट से रोट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि मैंने एक पत्र लिखा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई रोट अ लेटर। ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, वह बाजार गया, तो ही वेंट टू मार्केट। यानी कि कोई भी सेंटेंस चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसके साथ हमेशा ही हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया। ठीक है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही, उसके बाद फिर हम डिड का प्रयोग करेंगे, यानी डिड जो हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नाट का प्रयोग, नाट आ जाएगा। नाट के बाद फिर हमारी मेन वर्ब लर्न हिज लेसन, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, अब यहाँ पे ये सिंगुलर था सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे यानी कि हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा नाट आ जाएगा, अब फिर हमारी मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। ओके। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि पहले तो हम जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, जैसे का, क्या, क्यों, कैसे, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर है, जिससे हम आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्या वह आगरा गया। अब यहाँ पे क्या जो है ये पहले शुरुआत हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले
हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे। यानी कि जब भी हम कोई भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो सबसे पहले हम जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि क्या वह आगरा गया का ट्रांसलेशन क्या होगा कि डिड ही गो टू आगरा। ओके, और हम प्रश्नवाचक चिन्ह हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक तीसरा हम देख लेते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा तो सेम ही है। तीसरा क्या है कि तुम क्यों सो गए। अब यहाँ पे जो क्यों है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द यह वाक्य के बीच में आया है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। यानी क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई के बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम अपनी मेन वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि वाई डिड यू स्लीप, तुम क्यों सो गए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।